एवरीवन, आपके अपने YouTube चैनल में ढेर सारा स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रिसर्च मेथोलॉजी का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे UGC नीट में आते हैं। और पहले वाला ये बात नहीं रहा कि UGC नीट का जो क्वेश्चन होता है कि डिफिनीशन से पूछ लिया, ऑब्जेक्टिव से पूछ लिया या उसके कुछ विशेषताओं से पूछ लिया, तो अब वैसे वाला बात नहीं रहा। अब कुछ डीप क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि हमको पहले से प्रीवियस ईयर से ही पता चल पा रहे हैं। तो इसके लिए हम आज का जो कुछ क्वेश्चन उठाए हुए हैं प्रीवियस ईयर 2023 का ही है, इसी साल का ही है। तो जो 2023 में फरवरी में हुए थे, मार्च में जो परीक्षाएं हुए थे, उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन हम लिए हुए हैं। उसको हम आज जानेंगे और उसको अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में हमारा एक क्वेश्चन अगर रिपीट करता है या इससे रिलेटेड कुछ और रूप में प्रश्न को बनाए जाते हैं तो हमारा प्रश्न गलती ना हो। तो आइए बिना किसी देरी का आज के वीडियो हम शुरू करते हैं यहीं से। पहला जो क्वेश्चन है, व्हाइल रिगार्डिंग रिसर्च पेपर और रिसर्च रिपोर्ट ऑफ्टेन वन कम्स across the एब्रीविएशन VIZ which means, यानी कि रिसर्च पेपर या रिसर्च रिपोर्ट पढ़ते समय जो एब्रीविएशन आते हैं VIZ के रूप में, इसका अर्थ क्या होता है, इस प्रश्न में पूछा गया है। तो पूरे इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको हम जानेंगे कि VIZ जो होता है इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए, जब रिसर्च पेपर हम पढ़ रहे होते हैं तो इसमें क्या होता है कि कहीं कहीं हमको इस टाइप का वर्ड मिल जाएगा दिखने को। तो जहाँ भी आपको दिखे उसका अर्थ होता है नेमली। नेमली का मतलब हुआ कि ये जो टॉपिक है कहीं से हम पढ़े हुए हैं उसको ऑथेंटिक बनाने में मदद करता है। उसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन रहता है, अगर उसके बारे में डिटेल देखना है तो उस लिंक के माध्यम से आप जाकर देख सकते हैं। तो ये होता है VIZ का मतलब रिसर्च पेपर पढ़ते समय या रिपोर्ट पढ़ते समय अगर आपको मिल जाए तो इस पे ध्यान दीजिएगा। और देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है कि ए स्टूडेंट सबमिट PhD थीसिस इन यूनिवर्सिटी अपॉन स्क्रूटनी इट इज फाउंड ही हर थीसिस हैज सिमिलरिटी कंटेंट 35%. This would fall in which of the following category of plagiarism accounting to UGC regulation? देखिए, UGC द्वारा जो नियम बनाए गए हैं प्लेगरिज्म को लेके, यानी कि साहित्यिक चोरी को लेके, उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। तो जो स्टूडेंट अपना सबमिट कर रहा है PhD थीसिस, उसमें उसका क्या है, प्लेगरिज्म जो है वो 35% है। तो इसको कौन से लेवल में रखा जाएगा? प्लेगरिज्म अकॉर्डिंग टू UGC एक्ट 2018 के अनुसार, जो प्लेगरिज्म एक्ट बना है उसी के अनुसार, रेगुलेशन जो बना है उसी के अनुसार कौन से लेवल में इसको रखा जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें जितने सारे लेवल होते हैं, लगभग 4 लेवल होते हैं, उनको हम पहले जान लेते हैं। जीरो लेवल में क्या होता है कि यहाँ पे 10% तक अलाउ रहता है कि आप कहीं से कॉपी पेस्ट किए हैं, 10% चल सकता है और इसके बदला में आपको कोई दंड नहीं मिलेगा। लेवल 1 में क्या होता है कि अगर 10% से लेके 40% तक अगर आपका कुछ कहीं से लिए हुए हैं, कॉपी पेस्ट किए हैं या साहित्यिक जो भी चोरी होता है अगर किए हैं, तो उसको यहाँ पे लेवल 1 में रखा जाता है 10 से 40% के रूप में। इसमें क्या होता है दंड की, अगर आप इसमें 10 से 40% किए हैं तो आपको 6 महीना का टाइम दिया जाता है कि आपको सुधार करके 6 महीने के अंदर फिर से लाइए। और लेवल 2 में क्या होता है कि यहाँ पे होता है 40 से 60% होता है। तो यहाँ पर भी दंड मिलता है। यहाँ पर दंड क्या मिलता है कि 1 वर्ष के अंदर आपको रिपोर्ट जमा नहीं कराया जाएगा और आपने जो भी यहाँ पे प्लेगरिज्म की है उसको सुधार करने के बाद 1 साल के बाद आप जमा कीजिएगा, यानी 1 साल और आपका बढ़ जाएगा। और तीसरा जो है लेवल 3, इसको बोलते हैं कि अगर आप यहाँ पे
60% से ज़्यादा अगर नकल करते हैं, साहित्यिक चोरी करते हैं, प्लेगरिज्म आपका पकड़ाता है, तो वही होगा कि आपका जाएगा रजिस्ट्रेशन कैंसिल और पीएचडी आपका फिर से अगर करना है तो फिर शुरू से कीजिए, यानी कि 3 साल 4 साल आपका पूरा जो हुआ बर्बाद हो गया। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न अच्छे से आप समझ लिए होंगे। हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न कह रहा है कि द पार्ट ऑफ रिसर्च पेपर गिव एन ओवरव्यू ऑफ द फील्ड टू बी इन्वेस्टिगेटेड एंड हाइपोथेसिस अबाउट रिसर्च आउटकम इज कॉल्ड। यानी कि रिसर्च पेपर का वह पार्ट जिसमें रिसर्च के क्षेत्र, विषय के क्षेत्र में ओवरव्यू और हाइपोथेसिस के बारे में उल्लेख किया जाता है या किए गया रहता है, उसके बारे में बताया गया रहता है। तो क्या ये एब्स्ट्रैक्ट में होता है, क्या ये इंट्रोडक्शन में होता है, क्या रिजल्ट में, क्या मेथड में? तो देखिए मेथड में तो मेथोलॉजी के बारे में बताया गया होता है। रिजल्ट के तो वो तो लास्ट में आता है, उसमें बहुत सारे चीज़ को सजेशन से लेके बहुत सारे उसमें जो डाटा होता है उसके रिजल्ट में लास्ट में दे दिया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब हो गया उसका सारांश, एक छोटा सा उसका मतलब कि पूरे जो आपका रिसर्च पेपर होता है उसका एक सारांश होता है। अब जिसमें ये कहा गया है ओवरव्यू हो और हाइपोथेसिस के बारे में बताया गया हो, तो होता है हमारा इंट्रोडक्शन में। ठीक है, आगे चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न बोल रहा है ए स्टडी, थोड़ा सा इसको नीचे करना पड़ेगा, ए स्टडी इन विच ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट इज ऑब्जर्वेशन एंड मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। देखिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम से हम लोगों को पकड़ लेनी चाहिए कि ये जो बात कर रहा है एक कालक्रम का बात कर रहा है। कालक्रम का मतलब होता है 2020 से 2022 से 24, यानी कि एक कालक्रम का बात करता है, तो एक अवधि का बात करता है। तो जिसमें भी कालक्रम और अवधि का बात किया जाता है वो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में आता है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन में जो दिया गया। पांचवा प्रश्न में स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन को हम अच्छे से पढ़ते हैं, फिर इसको आंसर देने की कोशिश करते हैं और समझते हैं। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है इन केस ऑफ क्वालिटेटिव फेनोमेना वी हैव डाटा ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और absence ऑफ एन एटीट्यूड और मोर देन वन एटीट्यूड। दूसरा स्टेटमेंट को पढ़ने की कोशिश करते हैं। which with such data mentioned in statement I above the sampling distribution may take from binomial probability distribution। देखिए पहला स्टेटमेंट कर रहा है कि जो भी एक केस में क्वालिटेटिव फिनोमेना है उसका जो डाटा होता है वो एटीट्यूड के बेस पे या एटीट्यूड से संबंधित किसी एक बेस पे हम के एब्सेंस पे डाटा को कलेक्ट करते हैं। जबकि दूसरा कह रहा है कि जो डाटा मेंशन होता है स्टेटमेंट 1 में जो मेंशन हुआ है उसमें क्या है कि उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जानने के लिए बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का उपयोग करते हैं। तो दोनों सही है यहाँ पे। यह इसलिए सही है कि क्वालिटेटिव जो भी क्वालिटेटिव डाटा जो भी होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में, उसको हम प्रोबेबिलिटी में बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा हम जांच कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट पहला और दूसरा दोनों सही होगा, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। दूसरा क्वेश्चन छठा नंबर बोल रहा है कि द बेसिक फंक्शन ऑफ एक्सप्लोरेटरी केस स्टडी टू आइडेंटिफाई क्वेश्चन एंड सेलेक्ट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट बिफोर द मेन इन्वेस्टिगेशन। दूसरा है द बेसिक फंक्शन ऑफ केस स्टडी टू अनफेमिलियर गिव टू रेंडर लैंग्वेज अबाउट टॉपिक।
यानी कि द बेसिक एक्सप्लोरेटरी केस स्टडीज टू आइडेंटिफाई द सिलेक्ट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। यानी कि दिया है कि एक्सप्लोरेटरी केस में क्या होता है कि अलग अलग जगहों से डाटा कलेक्ट करने का काम किया जाता है, जो कि प्राइमरी डाटा कलेक्शन में आता है। और इसमें होता क्या है कि पहले चीज़ों के बारे में, समस्याओं के बारे में लिख लिया जाता है, नोट कर लिया जाता है, फिर उसको एक्सप्लोर किया जाता है, उस पर हाइपोथेसिस पहले बना लिया जाता है, उसका जो प्रॉब्लम होता है उसको पहले बना लिया जाता है, और फिर उसको एक्सप्लोर करके उससे डाटा को कलेक्ट करने का कोशिश किया जाता है। तो पहला तो सही है कि बिफोर द मेन इन्वेस्टिगेशन, जांच से पहले लिख लिया जाता है, बात सही है। दूसरा कह रहा है इसका स्टेटमेंट, द बेसिक फंक्शन ऑफ कम्युलेटिव केस स्टडी टू मेक अनफेमिलियर टू रीडर कॉमन लैंग्वेज अबाउट टॉपिक क्वेश्चन। देखिए अनफेमिलियर नहीं होता है बल्कि फेमिलियर होता है, उनके साथ रहते रहते केस स्टडीज के बारे में जान लेते हैं कम्युलेटिव केस स्टडीज में, तो ये फेमिलियर होता है। यहीं पे गलती हो जाता है स्टेटमेंट थ्रू, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा और दूसरा गलत होगा। तो किस में है? सी में। स्टेटमेंट इज 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलिए सातवां प्रश्न बोल रहा है कि द नल हाइपोथेसिस फॉर टेस्टिंग ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन्स जनरली टेस्टेड HO, यानी कि नल हाइपोथेसिस। और क्या हाइपोथेसिस 1 और हाइपोथेसिस अल्फा 1 अल्फा 2 क्या बराबर होते हैं? देखिए हाइपोथेसिस जो होता है जनरली 0 होता है, नल हाइपोथेसिस हमेशा 0 होता है। वो नल हाइपोथेसिस कहता है कि जो 2 वेरिएबल होते हैं वो दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं होता है, जबकि पहला में बोला है कि 1m2 को बराबर m0। यानी कि देखिए जो नल हाइपोथेसिस होगा वो 0 होगा और जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा दोनों अलग अलग होता है। यहाँ पे दोनों को इकट्ठा कर दिया है, यानी कि पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है कि व्हेन सैंपल हैपन टू स्मॉल सैंपल्स एंड पॉपुलेशन वेरिएंस आर नॉट नोन बट एज्यूम टू इक्वल जे टेस्ट इम्प्लॉयड फॉर टेस्टिंग और द नल हाइपोथेसिस। देखिए इतना पढ़ने का जरूरी नहीं है, अगर सिंपल सा क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ से पकड़ में आ जाएगा कि यहाँ पे देखिए पहला तो हम समझ ये गए कि नल हाइपोथेसिस 0 होता है, और यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू दे दिया है, फिर 2 दिया है। तो यहाँ पे ये सही नहीं है, क्योंकि अल्टरनेट हाइपोथेसिस का अपना एक अलग होता है, इसका अलग होता है, दोनों को सेम वेरिएबल देखे नहीं सही माना जाएगा। 2 पॉपुलेशन के बारे में बात किया। और दूसरा तो सीधा बात है कि जब हमारा सैंपल साइज बड़ा होगा, भले छोटा होगा, यहाँ पे दिया है, तो छोटा सैंपल साइज के लिए हम टी टेस्ट का उपयोग नहीं करते हैं। स्मॉल साइज सैंपल साइज के लिए हमेशा टी टेस्ट का उपयोग किया जाता है, न कि जेड टेस्ट। तो यहाँ पे गलती हो जाता है, जेड टेस्ट का उपयोग हमेशा लार्ज सैंपल के लिए किया जाता है। अगर यहीं पे लार्ज सैंपल लिखा रहता तो हम इस स्टेटमेंट को हम सही मानते। तो दोनों का दोनों जो स्टेटमेंट यहाँ पे है गलत है। तो इसमें देखिए कि स्टेटमेंट इज बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स है यहाँ पे, ऑप्शन बी, ठीक है। यहाँ पे दूसरा 8वां प्रश्न कह रहा है ए रिसर्चर want to the select sample population such as the each member of the population interacts equal chance। देखिए प्रश्न पकड़ने का तरीका, जहाँ इक्वल चांस का बात किया है, इक्वल चांस बीइंग सेलेक्टेड द सैंपल ऑफ द रिसर्चर। कुछ नहीं देखना है, रैंडम सैम्पलिंग होता है। रैंडम सैम्पलिंग में हमेशा कोई भी चांस जो होता है आने का बराबर रहता है। नॉन रैंडम सैम्पलिंग में जो होता है कि चांस उसके आने के बराबर नहीं होते हैं। तो रैंडम सैम्पलिंग यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है, और जो भी लिखा है कोटा सैम्पलिंग, कन्वेंशन सैम्पलिंग प्रोसेस, ये सब क्या है? नॉन रैंडम सैम्पलिंग है। तो यहाँ पे हाफ सैम्पलिंग को अच्छे से पढ़ के जाएंगे और इसको समझने का कोशिश करेंगे। आगे देखिए, आगे
9 नंबर दिया है कि 9 नंबर क्वेश्चन में इन द कॉन्टेक्स्ट बिब्लियोग्राफी एंड फुटनोट रिसर्च समटाइम्स यूज टू एब्रीविएशन TR विच मीन्स, मतलब TR का जो यूज किया जाता है बिब्लियोग्राफी में या रिसर्च नोट फुटनोट में, उसका मतलब क्या होता है। तो जहाँ भी TR आपको दिखेगा उसका मतलब होता है ट्रांसलेटेड, यानी कि C ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, जो यहाँ पे C ऑप्शन दिया हुआ है ट्रांसलेटेड। आगे बढ़ेंगे, आगे क्वांटिटेटिव रिसर्च इज टाइपिकली हाईली स्ट्रक्चर्ड मतलब, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच इन्वर्सली अनस्ट्रक्चर। देखिए पहला यहाँ स्टेटमेंट तो एकदम से सही है, क्योंकि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है वो स्ट्रक्चर्ड होता है, हाईली स्ट्रक्चर्ड होता है, जबकि दूसरा क्वालिटेटिव का बात किया गया है, क्वालिटेटिव जो होता है अनस्ट्रक्चर्ड होता है। क्योंकि दोनों में अंतर ये होता है कि ये वाला क्वालिटेटिव जो होता है ये अपने क्वालिटेटिव चीज़ों पे, जैसे ब्यूटी हो गया, एटीट्यूड हो गया, वैल्यू हो गया, इस सब पे ध्यान देता है, जबकि क्वांटिटेटिव नॉम्ब्रिक वैल्यू पर ध्यान देता है, 2, 4, 8 इस सब पे ज़्यादा ध्यान देता है। तो इस तरह से हम समझ पाएंगे पहला स्टेटमेंट को। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च कंसर्न विथ द डाटा रिडक्शन। देखिए बोल रहा है कि जो डाटा होता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च में, उसके डाटा को छोटा से छोटा करता है, एकदम छोटा करता है। अगर मान के चलिए किसी पॉपुलेशन का 100 में से 50 को लिए, तो उसमें से उसका 50% मान लेंगे, यानी छोटा से छोटा वैल्यू परसेंटेज में करके निकाल लेते हैं। तो इस तरह डाटा रिडक्शन होता है, छोटा से छोटा होता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो होगा दोनों सही होगा, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी नहीं है क्या, करेक्ट पहला ऑप्शन है, यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़िए, आगे आज का प्रश्न जो है सबसे लास्ट है आज का 11 नंबर पे जो लिखा हुआ है, ए स्टूडेंट कमिट लेवल 2 प्लेगरिज्म व्हिल सबमिटिंग थीसिस या डिसर्टेशन एज पर UGC रेगुलेशन स्टूडेंट शैल बी। देखिए यहाँ भी लेवल 2 का बात किया, तो लेवल 2 में हम लोग क्या पढ़े हुए थे कि लेवल 2 में जो होता है 40 से 60% जिनका प्लेगरिज्म रहता है उनको 1 साल तक उनका रिसर्च थीसिस या डिसर्टेशन उनको जमा करने से रोक दिया जाता है। तो देखिए क्या कहाँ पे 1 साल हमारा दिख रहा है, सबमिटिंग रिवाइड स्क्रिप्ट फॉर द 1 ईयर आस्क सबमिट रिवाइज टू ए स्टेबल टाइम पीरियड इज नॉट एक्सीड 1 ईयर। 1 ईयर से ज़्यादा में 1 साल से कम में जाने, सी ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। इस तरह से आज का प्रश्न यहाँ पे हम समझे और पढ़े। आगे आने वाले दिनों में रोज़ हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 2 प्रीवियस ईयर का रिसर्च का क्वेश्चन उठाएं और यहाँ पे आप लोगों को समझाएं, बताएं, और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने का मौका आप लोग को दिया जाए और हमको भी मिले आप लोगों को ज्ञान देने के लिए। तो इस वीडियो में आप लोगों ने जो समझा उसको अपने अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।